हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। बात करेंगे इसमें टीचिंग ऑफ कॉम्पोजिशन के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज मैं अक्सर आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक की। टीचिंग ऑफ कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन होती क्या है? अब कॉम्पोजिशन जब हम अपने वर्ड्स, अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़ को, अपनी फीलिंग्स को, अपने ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंसेस को एक प्रॉपर सीक्वेंशियल वे में एक्सप्रेस करते हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। जब भी हम कोई चीज़ कंपोज करते हैं, भले ही वो गाना हो या कोई भी चीज़ हो, हमारा ध्यान रहता है कि वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज हो, उसमें क्लैरिटी हो और वो इफ़ेक्टिव हो। बिकॉज मेन थीम इसमें यही रहती है कि जो हमारी बात है हम दूसरों तक पहुंचा पाएँ, कम्युनिकेट कर पाएँ ऑर्गेनाइज्ड वे में। अब बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉम्पोजिशन के बारे में। तो सबसे पहले तो ये एडवांस स्टेज है ऑफ लर्निंग और राइटिंग प्रोसेस, क्योंकि सबसे पहले जब भी हम लिखना सीखते हैं तो हम स्ट्रक्चर सीखते हैं, फिर हम कॉपी करते हैं, फिर ट्रांसक्रिबिंग होती है कि बिना देखे भी हम कोई चीज़ लिख पाते हैं, और फिर जब हमें ये सारी चीज़ें आ जाती है तब हमारी कॉम्पोजिशन आती है कि हम कुछ भी अपनी फीलिंग्स या कुछ भी अपनी बात जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो लिख पाते हैं। वही बात आएगी कैरेक्टरिस्टिक्स में भी कि थॉट्स, आइडियाज़, फीलिंग्स, ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंसेस को हम आसानी से लिख सकते हैं, अपने इंटरेस्ट का कोई टॉपिक लिख सकते हैं। मेन थीम यही होगी कि सिस्टमैटिक वे में कम्युनिकेट किया जाए। कोई भी थॉट्स या इन्फॉर्मेशन, जो चीज़ हम कलेक्ट करके रखना चाहते हैं, उन्हें अरेंज करेंगे प्रॉपर सीक्वेंस में। मतलब कि इस तरीके से लिखना कि चीज़ों में से कुछ मीनिंगफुल निकल के आए, प्रॉपर सीक्वेंस हो, प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में हो चीज़। फिर बात आती है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग कॉम्पोजिशन कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, क्या गोल है। तो सबसे पहले बात वही आएगी कि बच्चे अपने थॉट्स को एक ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक वे में लिखना सीखें, उनकी राइटिंग और रीडिंग स्पीड बेहतर हो, एक्यूरेट हो, अपने आइडियाज़ को फटाफट अरेंज कर पाएँ, एक्यूरेटली अरेंज कर पाएँ, वोकैब उनके दिमाग में रहे और उस वोकैब को कैसे सेंटेंस में यूज़ करना है ये चीज़ वो सीख पाएँ। कैसे भी बात को स्ट्रक्चर्ड करना है, क्या स्ट्रक्चर होगा, कहाँ पे पंक्चुएशन मार्क्स कौन से यूज़ होंगे, इस बात की उन्हें क्लैरिटी मिले। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग कंपोजिशन। तो सबसे पहला प्रिंसिपल आएगा प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर सिलेक्शन। अब जब भी हम कॉम्पोजिशन बच्चे को सिखा रहे होते हैं तो कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। अब प्रॉपर सिलेक्शन मतलब कि जो टॉपिक है वो उनके इंटरेस्ट का हो, इस तरीके का टॉपिक सिलेक्ट किया जाए। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन। अब टॉपिक उनकी एज, एबिलिटी और क्लास लेवल के हिसाब से हो, ग्रेड के हिसाब से हो। ऐसा नहीं है कि हम छोटे बच्चों को कुछ बहुत ही डिफिकल्ट करवा दें। फिर आएगा प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। जो टॉपिक करवाया जाए वो उनकी पूरी क्लास मिलके उसके बारे में सोचे, क्योंकि जब मिलके सोचते हैं तो फिर नए नए आइडियाज़ निकल के आते हैं। तो एक म्यूचुअल डिस्कशन हो, यूटिलिटी हो, कुछ यूज़ हो उस टॉपिक का जो हम करवा रहे हैं। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ ओरल प्रैक्टिस। तो लिखने से पहले टीचर एक बार क्या है ओरली बच्चों से पूछते हैं कि हाँ क्या लिखना है आपको, तो जिससे एक आइडिया मिल जाता है उन्हें और रिटन वर्क में वो गलती कम करते हैं। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस। जो भी हमारा सब्जेक्ट मैटर है वो ऐसे हैफेजड नहीं लगना चाहिए, एक कनेक्शन होना चाहिए, डिसकनेक्टेड नहीं लगने चाहिए आइडियाज़ की। जहाँ पे लाइन ख़त्म हो रही है, दूसरी लाइन जहाँ शुरू हो रही है, उसका कुछ कनेक्शन हो पहली वाली के साथ। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ टाइमली करेक्शन। तो अगर जो उन्होंने कॉम्पोजिशन लिखी है, अगर उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं तो टीचर को तुरंत ही ठीक करनी चाहिए, क्योंकि अगर टीचर ज़्यादा टाइम लेते हैं तो बच्चे उसके बाद जो काम करेंगे उनमें भी वो गलतियां करते रहेंगे। जब तक उनकी नोटबुक चेक नहीं होगी उन्हें पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ फॉलोअप। अब फॉलोअप में क्या होता है, जैसे टीचर ने नोटबुक्स चेक करी और उन्हें लगता है कि कुछ बच्चे सेम मिस्टेक कर रहे हैं, तो वो उसको ठीक करेंगे। बच्चों को क्या है दोबारा से उस चीज़ को समझाएंगे, कुछ रेमेडियल मेजर्स लेंगे ताकि बच्चों की डिफ़िकल्टी को वो हटा सकें, कहाँ मिस्टेक करें वो ठीक कर सकें। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कॉम्पोजिशन के बारे में। जनरली कॉम्पोजिशन दो तरह की होती है, एक ओरल कॉम्पोजिशन, एक रिटन कॉम्पोजिशन। ओरल कॉम्पोजिशन में जब हम बात करके कोई काम करते हैं तो उसे ओरल कहते हैं, और रिटन में जब हम लिख के कोई काम करते हैं। ओरल में भी फर्दर दो टाइप्स होती हैं, गाइडेड एंड फ्री। रिटन में भी गाइडेड एंड फ्री।
गाइडेड होता है जब टीचर हमें गाइड कर रहे होते हैं, वो हमें बताते हैं कि क्या टॉपिक के बारे में आपको बोलना है। जैसे ओरल में स्पीच ले सकते हैं हम, क्या टॉपिक के बारे में आपको बोलना है, क्या कंटेंट होगा। और रिटन कंपोजिशन में भी ऐसी तरीके से है, गाइडेड एंड फ्री। फ्री में क्या होता है कि जब हम अपने मन से अपने थॉट्स को अरेंज कर सकते हैं, हमारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है किसी तरह की। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं ओरल कॉम्पोजिशन के बारे में। ओरल कॉम्पोजिशन के क्या ऑब्जेक्टिव है, ताकि बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज को प्रैक्टिस करें। अब देखिए, इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो प्रैक्टिस मांगती है। जितनी ज़्यादा आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतने बेहतर तरीके से आप इसे समझ पाएंगे। तो बच्चे अपने आइडियाज़, अपनी फीलिंग्स, अपने नीड्स, अपने इंटरेस्ट को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाएँ, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। क्लियर थिंकिंग को प्रमोट करें, क्योंकि जब ओरली हमें कोई चीज़ पता होगी अच्छे से तो हमारी थिंकिंग क्लियर होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे टीचिंग ऑफ ओरल कॉम्पोजिशन की। ओरल कॉम्पोजिशन हम बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं। तो हो सकता है कि टीचर क्या करे कि बच्चों को कोई लाइन रिपीट करने के लिए दे। जैसे टीचर ने बोला कि आई एम अ गुड ह्यूमन बीइंग, तो बच्चे भी उस बात को रिपीट करेंगे, आई एम अ गुड ह्यूमन बीइंग। या हो सकता है टीचर कुछ क्वेश्चंस पूछे बच्चों से, या कमांड दे कि ओपन द विंडो, राइट ऑन ब्लैक बोर्ड, या फिर किसी पिक्चर के बारे में डिस्क्राइब करने के लिए बोले, या टेक्स्ट बुक में से कुछ क्वेश्चन पूछे, या फिर उनके साथ कन्वर्सेशन करे, कोई बातचीत करे उनके साथ। मतलब कोई ऐसी एक्टिविटी करना जहां एक कम्युनिकेशन हो, ताकि बच्चों की क्या है, कंपोजिशन बेहतर हो पाए। अगर ये स्टेज बच्चा पार कर लेता है तो नेक्स्ट स्टेज में हम क्या करते हैं, उसे डिस्क्रिप्शन देते हैं ऑब्जेक्ट्स के बारे में, पिक्चर्स के बारे में लिखो, कन्वर्सेशन होती है, डायलॉग्स होते हैं, डिबेट होता है, ड्रामेटाइजेशन, स्पीचेस, डिस्क्रिप्शन ऑफ इंसिडेंट्स। कि मतलब पहले हमने बेसिक सिखा दिया उन्हें, छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ के, फिर उसके बाद मेन आगे चीज़ें सिखाई कि कैसे कॉम्पोजिशन होती है। सिग्निफिकेंस ऑफ ओरल कॉम्पोजिशन क्या है, क्या फ़ायदे हैं इसके। सिंपल है, टाइम बचाती है, फाउंडेशन है रिटन कॉम्पोजिशन के लिए, क्योंकि जब तक कोई बात बोलनी नहीं आएगी हम लिख नहीं पाएंगे। स्पीकिंग एबिलिटी बेहतर करती है ये, अच्छे से हम सोच सकते हैं। जब हमारे पास शब्द होंगे तो हमारी सोचने की शक्ति भी बढ़ती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिटन कॉम्पोजिशन। अब रिटन कॉम्पोजिशन में मैंने जैसे आपको बताया था, दो तरह के होते हैं, गाइडेड कॉम्पोजिशन। तो गाइडेड कॉम्पोजिशन में क्या होता है कि टीचर गाइड करते हैं स्टूडेंट को कि आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो कैब के बारे में बताएंगे, कैसे स्ट्रक्चर करना है, प्रॉपर डायरेक्शन देंगे। लेकिन रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं इसमें भी ज़्यादा, कि टीचर सिर्फ एक कंटेंट बता देंगे कि हाँ आपको इस तरीके से लिखना है, लेकिन आप वहाँ पे क्या है अपने व्यूज़ भी डाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर टीचर ने आपसे बोला है कि आप प्रॉपर इसी लाइन को लिखो तो वो ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन डायरेक्शन ज़रूर दी जाएगी टीचर के द्वारा। अब यहाँ पे टीचर का काम होता है कि अगर बच्चों ने कुछ गलत किया है तो वो उन्हें करेक्ट करें, उन्हें बताएं कि कहाँ पे गलती है, और अगर उन्होंने सही किया है तो उन्हें एनकरेज करें कि वो अगले नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करें। कि जैसे मान लीजिए उन्होंने एक पैराग्राफ ठीक लिख दिया तो टीचर अब कहें कि आप दूसरा पैराग्राफ भी लिख लीजिए। तो गाइडेड कॉम्पोजिशन में टॉपिक भी टीचर के द्वारा सिलेक्ट किया जाता है, डिटेल्स दी जाती है टीचर के द्वारा, क्या प्रोसीजर फॉलो होगा कंप्लीशन के लिए वो भी टीचर बताते हैं, और टीचर हमेशा गाइड करने के लिए तैयार रहते हैं। इसमें हम क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। गाइडेड कॉम्पोजिशन कैन बी डन बाय सब्स्टिट्यूशन टेबल। जैसे आपने अक्सर देखा होगा टीचर क्या देते हैं, फर्स्ट वर्ड दे देते हैं शी, और लास्ट में दे देते हैं इन द मॉर्निंग, और बीच में बहुत सारे वर्ड्स देते हैं, गेट्स अप, टेक बाथ, वर्शिप, टेक हर ब्रेकफास्ट। तो बच्चे क्या है इन्हीं वर्ड्स को जोड़ जोड़ के लाइनें बना देते हैं, उसे बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूशन टेबल। डिक्टेशन दे सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शन हो सकती है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस दे सकते हैं, जैसे चेंज द जेंडर, चेंज द नंबर। सिचुएशन को रिप्रोड्यूस करने के लिए कह सकते हैं कि कोई सिचुएशन बताइए और उनको आप दोबारा लिख के बताइए। रिप्रोड्यूसिंग अ पिक्चर डिस्क्रिप्शन हो सकता है, या फिर आंसर्स को लिखने के लिए बोल सकते हैं। मेरिट्स क्या है गाइडेड कंपोजिशन के, पेव्स द वे फॉर फ्री कंपोजिशन। अब जब गाइडेड कंपोजिशन में हमें पता चल जाएगा हमारी गलतियां क्या है, हम अच्छे से लिखना सीख जाएंगे, तो फ्री कंपोजिशन भी अच्छे से आ पाएगी हमें। टीचर बच्चे की जो मिस्टेक है उसे स्टार्टिंग में ही ठीक कर सकते हैं, क्योंकि टीचर गाइड कर रहे हैं ना वहाँ पे, और जो भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं वो भी टीचर ठीक कर देते हैं। स्टूडेंट्स को अच्छे से स्ट्रक्चर करना आ जाता है कि किस तरीके से हमें कंपोजिशन करनी है, किस तरीके से चीज़ों को कंपोज करना है, कैसे सिक्वेंशियल वे में अरेंज करना है। नेक्स्ट हमारे पास आती है फ्री कंपोजिशन। अब फ्री कंपोजिशन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, हम अपनी मर्जी से वोकैब यूज कर सकते हैं, अपनी मर्जी से स्ट्रक्चर कर सकते हैं चीज़ों को। टीचर बस एक टॉपिक दे देंगे, उसके बाद जो भी हमें करना है वो हमारी मर्जी है।
एच चैंपियन इसके बारे में कहते हैं, द अल्टीमेट एम ऑफ कॉम्पोजिशन इज टू इनेबल द पीपल to arrange his own ideas in his own way freely, to choose his own words, to express his own ideas freely. मतलब कि अपने आइडियाज को फ्रीली वो अरेंज कर सकते हैं, फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है, फ्री कॉम्पोजिशन। कि किसी भी तरीके की रिस्ट्रिक्शन नहीं है बच्चों पे, वो अपने हिसाब से चीजें कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ फ्री कॉम्पोजिशन। तो फ्री कॉम्पोजिशन पैराग्राफ कंस्ट्रक्शन होती है, पैराफ्रेजिंग होती है, लेटर राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, प्रिसाइज राइटिंग, एसे राइटिंग, नरेटिव राइटिंग। तो सबसे पहले अगर हम थोड़ा सा समझेंगे इन्हें भी। अगर सबसे पहले हम पैराग्राफ कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करें तो वहाँ पे क्या है कि आपको एक पैराग्राफ कंस्ट्रक्ट करने के लिए दिया जाता है। मान लीजिए कोई टॉपिक दे दिया और आपको कहा कि इस पर एक पैराग्राफ लिखो। अब इसमें ध्यान रखना होता है कि पैराग्राफ क्या है, हम लॉजिकली ऑर्गेनाइज करें अपने आइडियाज और थॉट्स को। और टेक्निक में भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि करेक्ट सेंटेंसेस यूज करें, कहाँ पे कंजंक्शंस यूज होनी है, कहाँ पे एडवर्ब यूज होनी है, और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पे एम्फेसिस हो, जो थीम है वो आसानी से समझ आए पैराग्राफ को पढ़ते ही। प्रॉपर लेंथ होनी चाहिए पैराग्राफ की। ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़ा ही पैराग्राफ लिख दो तो वो तो बुक जैसा ही लगने लगेगा फिर। और उसके बाद क्या है कि म्यूचुअल रिलेशनशिप हो, कि मतलब जो एक पैरा आपने लिखा है उसका दूसरे पैराग्राफ से लिंक हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैराफ्रेजिंग की। पैराफ्रेजिंग में क्या होता है कि जब हमारे पास कोई पैरा दिया जाता है फिर उसे हम अपने शब्दों में लिखते हैं कि हम उसके मीनिंग को क्लियर तरीके से बता सकें। इससे इंसान की वोकैबुलरी भी बेहतर बनती है, क्योंकि बात वही लिखनी होती है लेकिन शब्द दूसरे यूज़ करने होते हैं, तो सिनोनिम्स हम ढूंढते हैं उसके लिए, जिससे हमारी वोकैब अच्छी होती है। अब इसमें भी थोड़ी सी बातें हमें ध्यान में रखनी पड़ती है कि हम पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ें, जो पैसेज हमें दिया गया है सिंपल वर्ड्स में हम उसे लिखें, अपनी तरफ से कोई नई बात ऐड ना करें, और ऐसा भी नहीं कि उसे बहुत शॉर्ट कर दें या बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर दें, एक प्रॉपर लेंथ हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेटर राइटिंग के बारे में। अब लेटर क्या है, फ्रेंडली लेटर भी हो सकते हैं, बिजनेस लेटर भी हो सकते हैं, या सोशल लेटर्स भी हो सकते हैं, जैसे इन्विटेशन, रिप्लाईज, ये सारी चीज़ें। अगर आप लिखना चाहें तो थोड़ा सा लेटर का प्रोसीजर भी लिख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। जब हमें क्या है डिस्क्रिप्शन देना होता है, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में हो सकता है वो, या किसी भी चीज़ के बारे में, या किसी आइडिया के बारे में कुछ बताना हो, जहाँ पे हमें ध्यान रखना होता है कि हम प्रॉपर लैंग्वेज लें, प्रॉपर तरीके से चीज़ों को सिलेक्ट करें, हमारे पास फैक्ट्स हो। फिर आता है हमारे पास स्टोरी राइटिंग, जहाँ पे टीचर्स कुछ मेन पॉइंट दे देंगे और बच्चों को उन पे एक स्टोरी फ्रेम करनी होगी। फिर आता है हमारे पास नरेटिव राइटिंग, जो थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन की तरह होता है, लेकिन डिस्क्रिप्शन हम जनरली ऑब्जेक्ट्स का देते हैं और नरेट हम इवेंट्स को करते हैं। तो इसमें हमें ये ध्यान रखना होता है कि प्रॉपर हमारा प्लॉट हो, मूवमेंट हो, कि मतलब स्टोरी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ऐसे जाए कि उसमें लिंक बना रहे। जो भी हमारे इवेंट्स हैं उनको हम ऑर्डरली अरेंज करें। फिर आता है ऐसे राइटिंग, जहाँ पे कुछ टॉपिक दिया जाता है और बच्चों को उस पर ऐसे लिखना होता है, जिससे बच्चों की लैंग्वेज एबिलिटी और कैसे वो चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, कितने अटेंटिव है, इसके बारे में पता चलता है। प्रिसाइज राइटिंग में क्या होता है कि प्रिसाइज वर्ड ही जैसे कह रहा है जस्ट अ समरी, कि आपको कुछ पैराग्राफ दिया गया और उसमें से आपने समरी लिखनी है। तो उसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि आप अच्छे से उस चीज़ को पढ़ें, मेन पॉइंट्स को नोट करें, अपने आइडियाज़ को अरेंज करें और फिर उस सारे को एक पैराग्राफ में लिख दें, क्योंकि इसकी ज़्यादा लेंथ नहीं होनी चाहिए। फिर आता है हमारे पास एप्लीकेशन राइटिंग। अब उसमें ऑफिशियल लेटर्स हो सकते हैं, एप्लीकेशन लेटर टू द न्यूज़पेपर हो सकता है, स्कूल से रिलेटेड जो कोई एप्लीकेशंस होती हैं वो हो सकती हैं। अब बात करेंगे प्रोसीजर फॉर टीचिंग कॉम्पोजिशन की। क्या प्रोसीजर है, कैसे कॉम्पोजिशन सिखाई जा सकती है। सबसे पहले तो प्रेपरेशन होगी। टीचर क्या है, एक टॉपिक सोचेंगे कि अगर उन्हें ऐसे देना है, फिर जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये डिसाइड करेंगे। जैसे जनरल ऑब्जेक्टिव में मान लीजिए कि टीचर क्या है, बच्चों को बताना चाहते हैं कि कैसे अच्छे तरीके से इंग्लिश लिखी जा सकती है, कैसे इंग्लिश को बेहतर तरीके से लिखना है, कि इंग्लिश राइटिंग स्किल आए बच्चों में। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि टीचर ने क्या है दीपावली पे बच्चों को ऐसे दिया है, तो बच्चों को क्या है, बच्चों की वोकैब बढ़े और थोड़ा बहुत उन्हें दीपावली के बारे में भी पता चले। फिर नेक्स्ट आएगा प्री रिक्विजिट और प्रीवियस नॉलेज। अब टीचर क्या है, बच्चों की प्रीवियस नॉलेज चेक करेंगे, या फिर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर कुछ इन्फॉर्मेशन उन्हें देनी है तो वो देंगे। प्रेजेंटेशन में आएगा, टीचर टॉपिक बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि हाँ ये वाला टॉपिक है, ऐसे की स्टेटमेंट देंगे, जैसे मान लीजिए दीपावली। फिर टीचर थोड़ा बहुत इसके बारे में समझाएंगे कि आपने क्या क्या चीज़ें इसमें लिखनी है,
फिर उसके बाद क्या उसमें क्वेश्चंस होंगे वो टीचर पूछेंगे बच्चों से, ताकि बच्चों को वो चीज़ अच्छे से समझ आए, अच्छे से कंपोज कर पाए। फिर टीचर भी क्या है कि एक डिस्क्रिप्शन देंगे बच्चों को कि इस तरीके से हाँ चीज़ होनी चाहिए थी, जब बच्चे वो काम कर लेंगे। फिर लास्ट में आता है रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चंस की टीचर बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे कि मान लीजिए कि आपने इसमें क्या क्या लिखा था दीपावली के ऐसे में, वो सारी चीज़ें होंगी। फिर नेक्स्ट आता है होमवर्क। अब अगर टीचर को लगता है कि बच्चे ये सारे काम कर पा रहे हैं, ऐसे लिख पा रहे हैं, तो टीचर कोई और टॉपिक पे उन्हें घर के लिए ऐसे दे देंगे। तो इसमें क्या है कि क्लास वर्क में जो चीज़ें थी वो सारी यही थी कि टीचर समझा रहे थे, और होमवर्क में बच्चे क्या है उस पूरी चीज़ को अच्छे से अरेंज करके देखेंगे कि उन्हें समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। जो भी रिकैप्चुलरी क्वेश्चंस थे या डेवलपिंग क्वेश्चंस थे वो टीचर इसलिए पूछते हैं ताकि बच्चे को उस जो टॉपिक उन्होंने दिया है उसके प्रति नॉलेज आए और वो अच्छे से चीज़ों को अरेंज करके लिख पाएँ। अब हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्री कॉम्पोजिशन की। इससे क्या है बच्चों को हेल्प मिलती है हायर स्टेज पे, क्योंकि हायर स्टेज पे हमें कोई गाइड नहीं कर रहा होता है, वहाँ हमें अपने तरफ से ही लिखना होता है। जैसे एग्जाम्स में भी कोई हमें बताता नहीं है क्या लिखना है। लॉजिकल थिंकिंग आती है, क्रिएटिव वर्क आता है। इससे कोई भी काम करते हैं उसमें लॉजिक लगाते हैं और क्रिएटिवली करते हैं। ट्रांसलेशन एबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि बच्चे पहले क्या है अपनी मदर टंग में सोचेंगे, फिर उस चीज़ को ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। अब अगर हम फटाफट से टॉपिक को समराइज कर लें तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कॉम्पोजिशन के, फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉम्पोजिशन, फिर प्रिंसिपल्स ऑफ कॉम्पोजिशन, एंड देन टाइप्स ऑफ कॉम्पोजिशन जो ओरल और रिटन है, एंड फर्दर डिवाइडेड इनटू गाइडेड एंड फ्री। फिर उसके बाद प्रोसीजर फॉर टीचिंग कॉम्पोजिशन, एंड देन इन लास्ट वी हैव टू राइट अबाउट इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्री कॉम्पोजिशन। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो। फिर भी कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़।